नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बीजेपी ने राजस्थान की 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने दौसा सीट से मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगन मोहन मीणा को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान में उपचुनाव का संग्राम तेज हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान की 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने दौसा सीट से मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को प्रत्याशी बनाया है। सलूंबर सीट पर दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी मीणा को उम्मीदवार घोषित किया है। झुंझुनू सीट से राजेंद्र भांबू, देवली उनियारा से पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर, खींवसर से रेवंत राम डांगा, रामगढ़ से सुखवंत सिंह को टिकट दिया गया है। 84 सीट पर भाजपा ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने खींवसर को छोड़कर सभी सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। झुंझुनू में भाजपा ने एक बार फिर राजेंद्र भांबू पर भरोसा जताया है। इससे पहले 2018 में राजेंद्र भांबू को भाजपा ने टिकट दिया था। इसके बाद 2023 में जब भांबू का टिकट कटा तो उन्होंने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और 42,000 से ज्यादा वोट प्राप्त कर अपनी ताकत दिखाई। अब एक बार फिर भाजपा ने राजेंद्र भांबू को उपचुनाव के लिए टिकट दिया है। दौसा से पूर्व विधायक और पिछले उम्मीदवार शंकरलाल शर्मा का टिकट काटकर किरोड़ीलाल मीणा के भाई और पूर्व आरएस जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है। रामगढ़ सीट से जय आहूजा का टिकट काटकर 2018 में हारे हुए उम्मीदवार सुखवंत सिंह को मौका दिया गया है। खींवसर सीट से भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे रेवंत राम डांगा को एक बार फिर टिकट दिया है। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया है। बीजेपी की लिस्ट आते ही राजेंद्र गुर्जर के समर्थक घंटागढ़ चौराहे पर पहुंचे और दिवाली से पहले दिवाली मनाकर आतिशबाजी कर खुशी मनाई। वहीं बीजेपी आलाकमान का आभार जताया। सलूंबर से भाजपा प्रत्याशी शांता देवी अभी सेमारी सरपंच है। साल 2015 में विधायक अमृतलाल मीणा ने अपनी पत्नी को सेमारी सरपंच पद का चुनाव लड़ाया था। इसमें उनकी पत्नी शांता देवी को जीत हासिल हुई थी। शांता देवी की प्रतिद्वंदी उम्मीदवार सुगना देवी ने शांता देवी की कक्षा 5वीं की फर्जी मार्कशीट को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए बीजेपी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में अब देखना यह है कि बीजेपी के 7वें उम्मीदवार की घोषणा कब होती है और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को मैदान में कब उतारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और सलूंबर से बड़ी खबर, बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद बगावत के आसार। नरेंद्र मीणा ने नाराजगी जताई है। कल कार्यकर्ताओं के साथ नरेंद्र मीणा बैठक करेंगे। नरेंद्र मीणा बड़ा फैसला ले सकते हैं। पार्टी ने सलूंबर विधानसभा के उपचुनाव हेतु आज अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी का मैं पिछले 20 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में होकर सलूंबर की जनता के बीच में रहा हूं और सलूंबर की जनता की सेवा कर रहा हूं। 2013 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा के चुनाव में, 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरा नाम प्रमुखता से नंबर 1 पे होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। इस कारण से मैंने हर बार धैर्य रखा, पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता होने का मैंने परिचय दिया है। इस बार मेरे कार्यकर्ता सलूंबर विधानसभा के 36 कौम के कार्यकर्ता आज इस निर्णय से बहुत आहत हैं। वो खून के आंसू रो रहे हैं और कई कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से मिलके और कई कार्यकर्ताओं ने टेलीफोन पे मेरे से बात करके उन्होंने अपनी स्थिति बताई और जो गांव में दुख प्रकट कर रहे हैं उनके वीडियो बताए मुझे, वो देख के और मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। इस हेतु सलूंबर विधानसभा के 36 कौमों के कार्यकर्ताओं ने, जनता जनार्दन ने, समाजों ने कल सलूंबर के एक ओजस्वी वाटिका में सलूंबर बाईपास पर बैठक रखी है।
बीजेपी नेता सीपी जोशी एक दिवसीय दौरे के तहत भीलवाड़ा पहुंचे, जहां भीलवाड़ा सर्किट हाउस पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनको फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान न्यूज 18 राजस्थान के साथ खास बातचीत करते हुए सांसद सीपी जोशी ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी जीत हासिल करेगी। इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस और अन्य पार्टियां डरे और सहमे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी भीलवाड़ा पहुंचे हैं। जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ है। हमारे साथ सीपी जोशी है, ये बात करते हैं। सर, उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, भाजपा लगातार तैयारी भी कर रही है, कैसे देखते हैं इस उपचुनाव को? देखिए, 7 में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा गेन करेगी। कांग्रेस और बाकी अन्य पॉलिटिकल पार्टियां अभी डरे हुए समय में कि हम अकेले चुनाव लड़े या साथ मिलकर लड़े। डर ये है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी सारी तैयारियां हैं और 1 सीट से हम अच्छे मतों से आगे बढ़ेंगे और अच्छी सीटें लेकर आएंगे। चुनाव हो चाहे आगामी कोई भी चुनाव हो, भाजपा की जीत निश्चित है। सर, कहीं ना कहीं राइजिंग राजस्थान को लेकर लगातार विदेश सरकार के मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, एमओ साइन हो रहे हैं, बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। क्या आने वाला जो राजस्थान है कुछ अलग ही दिखेगा? डेफिनेटली मैं सोचता हूं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगी और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां देश का सबसे बड़ा लैंडमार्क राजस्थान के पास है। एक ऐसा स्टेट है जहां रॉ मटेरियल से लेकर मिनरल से लेकर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और मैं सोचता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में राइजिंग राजस्थान का जो आज पूरे देश दुनिया के अनेक देशों में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए हैं, यहाँ के माननीय मंत्री महोदय गए हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ राजस्थान को मिलेगा। ये थे हमारे साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी। भव्य स्वागत हुआ है भीलवाड़ा में और लगातार दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से एक नया राजस्थान बनेगा। उपचुनाव को लेकर इन्होंने बड़ा बयान दिया है कि आने वाले उपचुनाव में भाजपा अपनी जीत दर्ज करेगी। ब्यूरो जर्नलिस्ट संकुल सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीएपी ने मेवाड़ इलाके की दोनों सीटों 84 और सलुम्बर के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इनमें 84 सीट पर चिखली ब्लॉक के अनिल कटारा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं सलुम्बर सीट से जितेश कटारा पर एक बार फिर भरोसा किया गया है। बीएपी की ओर से मेवाड़ की दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद अब यहां नजरें कांग्रेस पर टिक गई हैं। कांग्रेस यहां बीएपी से गठबंधन करेगी या फिर अपने खुद के प्रत्याशी उतारेगी? सीटों पर बीएपी ने घोषित किए उम्मीदवार। 84 सलुम्बर सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान। 84 से अनिल कटारा और सलुम्बर से जितेश उम्मीदवार। प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। पार्टियां जीत की तैयारी कर रही हैं। इन सब के बीच भारतीय आदिवासी पार्टी ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें 84 से अनिल कटारा और सलुम्बर से जितेश कटारा को उम्मीदवार बनाया गया है। सलुम्बर से विधानसभा चुनाव 2023 में तीसरे नंबर पर रहे जितेश कटारा को बीएपी ने एक बार फिर मौका दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीएपी ने बांसवाड़ा से मिलकर चुनावी लड़ाई लड़ी। ये गठबंधन जीतने में कामयाब भी रहा। 84 विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के लिए कराई गई वोटिंग की आज गणना हुई, जिसमें सर्वाधिक मत अनिल कटारा जो चिखली से हैं, जिला परिषद सदस्य भी है वर्तमान में, उनको गई है। तो वो भारत आदिवासी पार्टी के 84 विधानसभा के लिए अधिकृत प्रत्याशी होंगे। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीएपी ने सोशल साइट एक्स पर किया, जिसमें लिखा कि राजस्थान विधानसभा उपचुनाव सलुम्बर निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय आदिवासी पार्टी की जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत संपन्न हुई, जिसमें सलुम्बर सीट के लिए जितेश कटारा और 84 सीट के लिए अनिल कटारा को सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाया गया है। आइए अब आपको सलुम्बर सीट का चुनावी गणित बताते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में जितेश कटारा तीसरे नंबर पर रहे थे।
बीजेपी के अमृतलाल मीणा को 80,086 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के रघुवर सिंह मीणा को 65,395 वोट मिले। 8 अगस्त 2024 को अमृतलाल मीणा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। बात 84 सीट की करें, यहाँ विधानसभा चुनाव 2018-2023 में भारतीय आदिवासी पार्टी के वर्तमान सांसद और तत्कालीन प्रत्याशी राजकुमार रोत ने जीत दर्ज की थी। रोत ने बीजेपी प्रत्याशी सुशील कटारा को भी भारी मतों से हराकर 1,11,150 वोट हासिल किए थे। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं उदयपुर जिले की सलुम्बर विधानसभा सीट बीएपी उम्मीदवार जितेश कटारा कौन है। 2017 में सराडा कॉलेज में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की कमान संभाली। 2019 में सराडा कॉलेज में बीजेपी कांग्रेस के विद्यार्थी संगठनों को मात दी। संगठन से जुड़े कौशल को देखकर बीएपी ने युवा नेता जितेश के काम को सराहा और 2023 में भी सलुम्बर विधानसभा सीट से बीएपी उम्मीदवार घोषित किया था। अगर 84 सीट से चुनावी मैदान में उतरने वाले अनिल कटारा की बात करें तो अनिल कटारा पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं। साल 2016 में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा से जुड़े। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रचारक भी रहे। पढ़ाई के दौरान वो आदिवासी विचारधारा वाली पार्टी से जुड़े थे। उम्मीद की जा रही थी कि उपचुनाव में भी कांग्रेस और बाप मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी ने सलुम्बर और 84 से टिकट देने के बाद चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। हालांकि देखना होगा कि प्रदेश कांग्रेस इसके बाद क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ईओ आरओ पेपर लीक मामलों की जांच के लिए बनाए गए स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने कई जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। प्रदेश में नकल माफिया पर नकेल कसने में लगी भजनलाल सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी के तहत शनिवार को एसओजी की टीम ने एक साथ कई जगहों पर कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया। शनिवार सुबह नागौर के कुचेरा इलाके के खजवाना गांव के लोग जब सुबह सोकर उठ ही रहे थे कि एसओजी की टीम ने यहां बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं। आरोपियों को लेकर एसओजी की टीम जयपुर के लिए रवाना हो गई। एसओजी ने नागौर जिले के खजवाड़ा गांव में दबिश देकर 7 लोगों को डिटेन किया है। सूत्रों से ये पता चला है कि ईओ भर्ती मामले में एसओजी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पिछले 3 दिनों से एसओजी कुचेरा के खजवाड़ा क्षेत्र में नजर रख रही थी। आज तड़के एसओजी ने अचानक दबिश दी और 7 लोगों को डिटेन कर लिया है। इन 7 में अभ्यर्थी भी हो सकते हैं, इस तरह की संभावना भी जताई जा रही है। ईओ भर्ती मामले में खजवाड़ा गांव में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं बीकानेर में भी एसओजी ने टीम के साथ 7 जगहों पर दबिश दी है। ये छापेमारी नया शहर, जेएनवीसी, कोतवाली, मुक्ता प्रसाद नगर, जसरासर, कालू, खाजूवाला, नोखा और नापासर इलाके में हुई है और यहाँ से 9 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बीकानेर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर एसओजी की टीम ने जिले में 9 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए करीब 7 अभ्यर्थियों को उठाया है, ऐसी सूचना मिल रही है। लेकिन एसओजी की ये कार्रवाई जो है वो ईओ एग्जाम को लेकर की गई है और एसओजी के पास इस तरह का इनपुट है कि शायद संभवतः ये लोग संदिग्ध तरीके से इस परीक्षा में बैठे हैं और इसी को लेकर इन लोगों को उठाया गया है। फिलहाल जो है एसओजी की टीम इन सभी अभ्यर्थियों को लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गई है और जयपुर में ही इस बात का खुलासा होगा कि ये कौन लोग हैं और किस तरीके से इन्होंने जो है इस परीक्षा में क्या किया है। एडिशनल एसपी सुनील कुमार के नेतृत्व में आई 7 टीमों ने बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र, जयनारायण व्यास कॉलोनी और मुक्ता प्रसाद क्षेत्र से एक अभ्यर्थी को उठाया, तो उसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जसरासर, खाजूवाला, कालू और जो अन्य स्थान हैं वहां से भी जो लोगों को उठाया है। पूरी जो खुलासा है वो एसपी के मुख्यालय से किया जाएगा। मुख्यालय के निर्देश पर ही आज ये कार्रवाई की गई थी। अभी आप देखेंगे कि हम अभी मुक्ता प्रसाद थाने के बाहर ही खड़े हैं और ये मुक्ता प्रसाद थाने पर जो है वो पूरी टीम की कार्रवाई की गई है और यहाँ से सभी लोगों को इकट्ठा करने के बाद जो टीम है वो सभी लोगों को लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गई है। वहीं एसओजी की टीम ने ब्यावर में छापा मारकर 3 लोगों को हिरासत में लिया और जयपुर रवाना हो गई।
तीनों पर पेपर लीक में शामिल होने का आरोप है। तीनों ब्यावर की कोर्ट में पोस्टेड हैं। एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से आने वाले दिनों में कई बड़े राज खुल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। दुर्घटना या फिर किसी अन्य कारण से मरने वाले पशुओं के लिए पशुपालकों को अब मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार की मंगला पशु बीमा योजना जल्द ही मूर्त रूप लेने वाली है। इस योजना के तहत एक और जहां दुधारू गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंटनी का भी बीमा किया जाएगा, तो हर परिवार से एक पशु का बीमा किया जाएगा। खास बात यह है कि पशुपालकों को इसके लिए कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के निर्देशों के बाद पशु बीमा योजना की गाइडलाइन तैयार की जा रही है। बीमा का लाभ दिलाने के लिए बीमा विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के सचिव डॉक्टर समीर शर्मा ने बताया कि योजना से लाखों पशुपालकों को लाभ मिलेगा। वहीं सरकार ने योजना को लेकर 400 करोड़ रुपए के खर्च कर पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल विभाग योजना के लिए सॉफ्टवेयर और गाइडलाइन तैयार की जा रही है। इसके बाद पशुपालकों से आवेदन लिए जाएंगे। एक परिवार से एक पशु का ही बीमा किया जा सकेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पशुपालक इस योजना का लाभ उठा सके। और इसमें पशुपालकों को बहुत लाभ मिलने वाला है। इसमें जो लार्ज कैटल है, यानी कि जो गाय या भैंस हैं, उनके 5-5 लाख की संख्या, साथ में जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं अपने, जैसे गोट या शीप होती है, उसकी 5-5 लाख की संख्या, और 1 लाख की संख्या ऊंटों के लिए रखी गई है। तो इस प्रकार, क्योंकि इसमें एक पशुपालक को एक कैटल यूनिट अलाउ होता है, तो इस तरह से लगभग 12 लाख पशुपालकों को इससे लाभ होगा। राजसमंद जिला मुख्यालय के द्वारकेश मेला ग्राउंड में प्रोजेक्ट सक्षम सखी के तहत राजीविका का मेगा ट्रेड फेयर और क्रेडिट कैंप आयोजित हुआ, जिसमें स्वयं सहायता समूहों को बैंक और महिला निधि को ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से 21 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया गया। खास बात यह है कि कलेक्टर बाल मुकुंद ने प्रोजेक्ट सक्षम सखी की शुरुआत की थी, तब अधिकारियों को 11 करोड़ का ऋण जुटाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन बैंकों ने इसमें बढ़ चढ़कर उत्साह दिखाया और 11 करोड़ की बजाय 21 करोड़ रुपए का ऋण SHG को वितरित किया गया। कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, कुंभलगढ़ एमएलए सुरेंद्र सिंह राठौड़, एमएलए दीप्ति माहेश्वरी, नाथद्वारा एमएलए विश्वराज सिंह मेवाड़ मौजूद रहे। वहीं 25 नवंबर को समूह के नेतृत्व में चलाया जाएगा विशेष सफाई अभियान। इनको उद्यमी बनाने के लिए प्रयास किया जाए, इनको आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया जाए, और इसी सोच के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ में हमने जिले में एक सक्षम सखी प्रोजेक्ट एक प्रयास के रूप में जिले की टीम के साथ में हमने लॉन्च किया। इसके तहत सर्वप्रथम हम लोगों ने राजीविका की टीम के साथ चर्चा की कि क्या उनके नीड्स है। करोड़ रुपए का लोन आज आप सभी लोगों को, इन महिलाओं को उपलब्ध करवाया है, जिसमें लगभग 1150 स्वयं सहायता समूह लाभान्वित हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी एक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि एक लिमिटेड उसके अंदर रहते हैं, हम सबके पास भी बहुत से काम है, लेकिन आप सब रोल मॉडल लेकर कि आपको तो योजना का लाभ मिला है, किस तरीके से हम बहनों को और जोड़ सके, किस तरीके से हम उनको और सहायता दिलवा सके, किस तरीके से हम मोटिवेट कर सके। बनाओ, और जो आज बात हुई जो सभी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जो चीज आप बनाओ बड़े आगे आप जाने बेच भी सको। तो यह पूरी कड़ी शुरू अंत तक जुड़ी तक ही है, अन्य वास्ते यह सफलता है। ये अमीर और गरीब की बात नहीं होती, काफी हर तरह की महिलाओं को बाहर निकल के काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम जब मजबूत होंगे तभी एक दूसरे को आगे लेके चलेंगे। देश भर में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की पॉकेट के साथ किचन का बजट बिगाड़ दिया है। प्याज, टमाटर, आलू जैसी बुनियादी सब्जियों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। वहीं हरी सब्जियों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। टमाटर जहां 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच बना हुआ है, वहीं प्याज के थोक भाव में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर की लाल कोठी सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम बढ़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। त्योहारी सीजन में भी कोई सब्जी 50-60 रुपए प्रति किलो से कम नहीं मिल रही। विशेषज्ञों का मानना है कि अक्टूबर में भी सब्जियों की महंगाई से राहत मिलने की कोई खास उम्मीद नहीं है। त्योहार का टाइम है, इसमें महंगाई सब्जी की बहुत तेजी चल रही है, इस पर जेब पे काफ़ी भारी प्रभाव पड़ रहा है। आम जनता को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है सब्जियों की। हर चीज़ में कोई भी सब्जी 50-60 रुपए से नीचे कोई भी सब्जी नहीं है, इसलिए महंगाई का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है जनता पर।
और कोटा से बड़ी खबर, दुकान में घुसकर व्यापारी पर तलवार से हमला। अज्ञात बदमाश ने दुकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रामगंज मंडी के धान मंडी इलाके में वारदात हुई। रामगंज मंडी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमले की दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। वेदांता ने यूके में आयोजित राइजिंग राजस्थान रोड शो में भाग लिया, जिसका नेतृत्व राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। अनिल अग्रवाल, चेयरमैन वेदांता समूह द्वारा राजस्थान में जिंक, ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी में पूर्व में किए गए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश समझौते पर चर्चा की गई। इससे 2 लाख से ज्यादा रोजगार सृजन करने में सहायता मिलने के साथ ही कई क्षेत्रों में 500 से ज्यादा डाउनस्ट्रीम उद्योगों और आयात प्रतिस्थापन में सहायता मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की नई डबल इंजन की सरकार 2047 तक विकसित भारत के विजन के प्रति प्रतिबद्ध है। सीएम ने कहा कि मैं राज्य में निवेश करने वाले प्रत्येक उद्यमी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन उदयपुर के बड़गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बदहाली के दौर से गुजर रहा है। आलम यह है कि स्कूल परिसर पर नशेड़ियों का कब्जा है और बच्चे और टीचर आए दिन परेशान रहते हैं। समस्या सिर्फ इतनी से नहीं है, कई और भी परेशानियां छात्रों को स्कूल से दूर कर रही हैं। यहाँ पे पानी भरा हुआ, सब तरफ डेंगू फैल गया है, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर इतनी गंदगी है कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, बिल्कुल ही माहौल खराब है। ये है उदयपुर के बड़गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। स्कूल में चारों तरफ गंदगी का आलम है, जगह जगह पानी भरा है। स्कूल तक पहुंचने वाला रास्ता भी ऐसा कि जहां से निकलकर कक्षा तक जाना बच्चों के लिए मुश्किल भरा होता है। यहाँ पर गंदगी होती है, यहाँ पर बहुत दारू पीते, हमको उल्टी आती है। यहाँ पर बहुत कीचड़, खाना भी नहीं खा पाते। स्कूल में उल्टी होती है, खांसी होती है। ये समस्याएं तो शुरुआत भर है। अब आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। स्कूल के खेल मैदान में कच्ची बस्ती बनी है। स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर्स का आरोप है कि बस्ती के लोग आए दिन शराब पीकर स्कूल भवन में लेटे रहते हैं, जिन्हें स्कूल खोलने के वक्त उठाया जाता है। स्कूल के बाहर बहुत गंदगी है, पूरा पानी से भरा हुआ परिसर है और बच्चे खेल भी नहीं पाते और नहीं वो अच्छे से खाना खा पाते, बदबू की वजह से। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कच्ची बस्तियों के वजह से यहाँ बहुत गंदगी हो रही है। आए दिन हमारे को यहाँ से शराबियों को उठाकर हमको स्कूल खोलना पड़ता है सुबह सुबह। तो यही स्कूल के परिसर में ही हैंडपंप है, उस पे ये लोग नहाते हैं, औरतें भी नहाते हैं और जेंट्स भी नहाते हैं। यही शराब पीते हैं, बोतलें पड़ी रहती है बच्चों की। आरोप तो ये भी है कि स्कूल परिसर में लगे इस हैंडपंप पर कच्ची बस्ती के लोग स्कूल टाइम में नहाते भी हैं, जिसके चलते छात्रों और अध्यापकों को भारी परेशानी होती है। टीचर्स कई बार स्कूल प्रशासन से समस्या के बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कच्ची बस्ती को स्कूल से शिफ्ट नहीं किया गया है। अभी आप खुद मौके पे, तो आप खुद ने जायजा लिया है कि बहुत बदतर स्थिति है, इसलिए प्रशासनिक लेवल पे मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी इनको बस्ती को अलग शिफ्ट किया जाए यूआईटी के द्वारा और जनहित में सम्मानजनक फैसला देवे। स्कूल परिसर में एक तरफ अवैध कब्जा तो दूसरी तरफ गंदगी और पानी भरा है। स्कूल की साफ सफाई के साथ कच्ची बस्ती को शिफ्ट करने की मांग की जा रही, लेकिन आरोप है कि यूआईटी खेल मैदान में बनी कच्ची बस्ती को हटाने के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द इस बस्ती को अन्य कहीं शिफ्ट कर और स्कूल की 4 दीवारी बनाई जाए और ये सारा फर्श पक्का किया जाए और पानी की सही निकासी की जाए। जब गंदगी खत्म हो जाएगी तो ये बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे, पढ़ाई का माहौल बन पाएगा। स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि के मुताबिक हर जन सुनवाई में जिला कलेक्टर के सामने बच्चों के भविष्य का हवाला देते हुए समस्या दूर करने की मांग की गई।
लेकिन अभी तक जन सुनवाई का कोई नतीजा सामने नहीं आया। लेकिन इस बीच बच्चों के स्कूल छोड़ने का सिलसिला जारी है। आलम यह है कि 55 बच्चों के नामांकन वाले इस स्कूल में अब केवल 31 बच्चे बचे हैं। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो इस